Hi guys, how are you? Today discussion the topic is narcotic and psychotropic substances. So welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal from the Assistant Professor Safed Raयगढ़ College of Pharmacy. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के चैप्टर 6 में हमारे नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का इंट्रोडक्शंस क्या है, उस एक्ट को हम किस वजह से पास किए थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कब पास हुआ था, ऑल ओवर इंडिया में कब लागू हुआ और इसका डेफिनेशन टर्म्स क्या क्या हैं और इन्हें कंट्रोल करने के लिए जो भी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं उन अथॉरिटीज़ के फंक्शन क्या है, कौन से अथॉरिटी इन्वॉल्व है और अगर हम इस एक्ट को मानेंगे नहीं तो हमें क्या ऑफेंस मिलेगी, क्या पेनल्टी होगी, कौन सी ऑफेंस के लिए कौन सी पेनल्टी होगी और कंक्लूजन पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे हमें कंक्लूड क्या मिले। तो आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारी जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है इनकी इंट्रोडक्शंस क्या है। तो इस एक्ट को हम किस तरह से पास किए, तो फर्स्ट क्या हुआ कि नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक मतलब कि हमारे जो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि ओपियम है, गांजा है, सरस है, कैनबिस है, ये सभी ड्रग्स हमारे उस सभी नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इस ड्रग्स में क्या होते हैं, हमें एडिक्शंस प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं। मतलब कि अगर हम लोग एक बार उसे लेंगे तो हमारी एडिक्शंस पावर बढ़ जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं और उसे लेने के मतलब हमारी सीमा कुछ नहीं रहती है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं इसकी किस तरीके से हमें इस एक्ट को मनाया है। तो फर्स्ट क्या हुआ, हमारे द सेंट्रली एक्ट लाइक ओपियम एक्ट 1857 में हमारा ओपियम एक्ट बना था। ठीक है, उसके बाद 1857 में ओपियम एक्ट बना, द ओपियम एक्ट 1878 एंड द डेंजरियस एक्ट 1930। उसके बाद हमारा डेंजरियस एक्ट बना 1930 में, enacted a long time ago with the changing the circumstances and the development in the field elicited the drugs traffic and the drugs abuse at the national and international level. The many drawbacks have come to notice in the said act. The government of India has repealed these old acts and passed the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. These act established in the November 14th November 1985. तो ये क्या हुआ कि हमारे कुछ डेंजरियस एक्ट बनाए गए थे, पहले ओपियम एक्ट बनाए गए थे। तो इन एक्ट के वजह से जो भी हमारे इस एक्ट के जो भी ड्रॉबैक आए वो हमारे ओवरकम नहीं हो पाए। तो इस सभी ड्रॉबैक्स को देखते हुए फिर नेशनली और इंटरनेशनली जो ड्रग्स के एब्यूज हो रहे थे, ड्रग्स के इलिसिटेड ड्रग्स ट्रैफिक हो रहे थे, ड्रग्स के जो भी फील्ड इलिसिटेड फील्ड डेवलप हो रहे थे, सर्कमस्टेंस के चेंजेस हो रहा था, इन सभी को देखते हुए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपील्ड ओल्ड एक्ट एंड पास था, मतलब एक एक्ट को पास किया, सभी को रिपेल्ड करके। उस एक्ट का नाम है हमारा नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है। ये एक्ट कब पास किया गया, 14 नवंबर 1985 में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट कब एस्टेब्लिश्ड हुए थे। तो ये एक्ट 14 नवंबर 1985 में एस्टेब्लिश्ड हुए थे। ठीक है, तो अब हम इंट्रोडक्शंस और थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। तो क्या होता है, हमारा सेंट्रल एक्ट लाइक ओपियम एक्ट, डेंजरियस एक्ट पास हुए थे। ओपियम एक्ट 1857 में पास हुए, डेंजरियस एक्ट 1930 में पास हुए। ये एक्ट हमारा सेंट्रल एक्ट है
तो इन एक्ट को जब हम ऑल ओवर इंडिया में लागू किए तो ये एक्ट को लागू करते वक्त बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए सामने। तो उस ड्रॉबैक्स को नोटिस करते हुए एक पुराना सारे एक्ट को मिला के उसके ड्रॉबैक्स को मॉडिफाइड करके रिपेल्ड करके न्यू एक्ट पास किए गए। उस एक्ट का नाम है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। जो भी हमारे डेफिशिएंसी थे उसको रेक्टिफाई करके एक न्यू एक्ट बनाई गई जिसका नाम है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल एट पास इन द 14 नवंबर 1985। ठीक है, तो ये एक्ट जब हम लोग रेगुलेट किए the prohibited control and regulate the operations relating to the narcotic and psychotropic substances. It is also provide the listening systems both central and state government to be regulated. तो ये एक्ट हम जब रेगुलेट किए, हम लोग जब इसको पास किए और ऑल ओवर इंडिया में लागू करने के लिए बोले, तो इस एक्ट को रेगुलेट कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ इस लाइसेंस को रेगुलेट कर रहे थे। और इस एक्ट को रेगुलेट करते हैं किस पर्पज़ के लिए? हमारी जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो पाए, यूनिफॉर्मिटीली हो पाए, कल्टीवेशन यूनिफॉर्मिटीली हो पाए, इंपोर्ट अच्छे से हो पाए, इंटर स्टेट ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशंस यूनिफॉर्मिटीली बने रहे, सेल एंड प्रोसेसन्स एक्सेट्रा, ये सभी सिस्टम्स यूनिफॉर्मिटीली ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऑल ओवर इंडिया में लागू हो, इसीलिए और यूनिफॉर्मिटीली काम हो पाए, अच्छे से प्रोडक्शन हो पाए, इसीलिए ये एक्ट को लागू किया गया है। ठीक है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ भी यही है कि सभी चीज़ को हम यूनिफॉर्मली अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ, इसीलिए ये एक्ट को लागू किए हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बिल 1985 was introduced in the Lok Sabha on the 23 August 1985। 23 अगस्त 1985 में इसकी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। इट वॉज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट गिलियानी जेल seeing for the 16th September 1985 and come in force of the 14th November 1985। तो ये क्या हुआ कि हमारे जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट पास तो हुए थे 14 नवंबर को, लेकिन इसकी बिल को इंट्रोड्यूस किए गए थे पार्लियामेंट में हमारी 23 अगस्त में। उसके बाद 23 अगस्त 85 में इसको इंट्रोड्यूस किए गए थे इसके बिल को लोकसभा में। उसके बाद उस लोकसभा से 16 सितंबर को इस एक्ट के जो बिल थी वो पास हुई थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ द गिलियानी जेल। ठीक है, और उसके बाद ये 16 सितंबर को पास होने के बाद कम फोर्सली इसको लागू किए गए 14 नवंबर 1985 में। ठीक है, तो ये सारी डेट्स मोस्टली याद करे रहना, रिमेंबर करे रहना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट का बिल को कब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, उस बिल को पास कब किया गया और किसके थ्रू किया गया, उसके बाद इस एक्ट का कम्फोर्सली ऑल ओवर इंडिया में लागू कब किया गया था। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ड्रग्स कब एस्टेब्लिश्ड हुए थे, तो वो हुआ 14 नवंबर 1985 में, लेकिन उसकी बिल को इंट्रोड्यूस किए गए थे 23 सितंबर में, अगस्त में, और 16 सितंबर में इसके बिल पास किए गए थे फॉर गिलियानी जेल के थ्रू। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट मनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो इट प्रोहिबिट कंट्रोल एंड रेगुलेटेड द ऑपरेशंस रिलेटिंग नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। जो भी हमारे नारकोटिक ड्रग्स हैं और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, इनके ऑपरेशंस के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसकी जो भी कंट्रोल करने के लिए जो दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को प्रोहिबिट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए और ऑल ओवर इंडिया में उसे रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाई गई है।
It also provides the licensing systems for both central and state government to regulate the manufacturing, cultivations, import, export, interstate traffic, transportation, sale of narcotic and psychotropic substances. तो इस एक्ट को रेगुलेट करते हैं, इसके लाइसेंसिंग सिस्टम्स को रेगुलेट करते हैं बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग, कल्टिवेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेलिंग एंड जो भी हमारे इंटर स्टेट के ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन से इन सभी के लाइसेंस को रेगुलेट करते हैं बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव एम्पावर टू enact the list of the psychotropic substances. The power of central government and state government to permit, control and regulate the rule and regulations related to the opium गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री लोकेटेड इन द गाजियापुर एंड नीमू। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो एमेंड है इस लिस्ट नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के एम्पावर्ड इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। उसके बाद हमारी जो हम इस नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए परमिट देंगे कि नहीं देंगे, कंट्रोलिंग करेंगे कि नहीं, रेगुलेट कैसे किया जाएगा, उसका रूल रेगुलेशंस कैसे रेगुलेशंस किया जाएगा, इन सभी का पावर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और हमारी जो ओपियम फैक्ट्री है गवर्नमेंट का लोकेटेड होता है ये गाजियापुर और नीमच में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा ओपियम फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ ओपियम फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये गाजीपुर एंड नीमच में लोकेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है इसके इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। तो इसका फर्स्ट टर्म से कोका प्लांट। कोका प्लांट का मतलब क्या है कि ये एक प्लांट है, इसका स्पेसीज जेनस है एरिथ्रोक्साइलन। ये कोका डेरिवेटिव के प्लांट्स हैं और ये कोका लीफ से एक्सट्रैक्ट होके आते हैं और इसके प्रिपरेशंस में मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, कानाबीस का है क्या है, तो कानाबीस आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। वन इज द भांग, देयर आर लीव्स ऑफ प्लांट्स ऑफ कानाबीस सैटिवम। कानाबीस सैटिवस के लीफ से ये प्रिपेयर किए जाते हैं भांग को। चरस को प्रिपेयर किए जाते हैं कानाबीस प्लांट्स के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप से। और गांजा को और चरस को प्रिपेयर किए जाते हैं। इट इज सेपरेटेड द रेजिन एंड रेजिन इज ऑल्सो नोन एज द हेरोइन हरीस ऑयल और लिक्विड हरीस। ठीक है, तो ये हमारा सेपरेट है, इसको हम लोग जो हमारे कानाबीस प्लांट है उसके रेजिन से सेपरेट किए जाते हैं। ओपियम का मतलब क्या होता है, ओपियम इज ए coagulated juice for the opium poppy. It is a coagulated juice of the opium poppy but does not include any preparations containing more than 0.2% of morphine। ठीक है, तो ये जो हमारा ओपियम प्लांट है ये ओपियम है, ये ओपियम पपी प्लांट से के जूस से सेपरेट किए जाते हैं। इसका प्रिपरेशंस में मोर देन 0.2% मॉर्फिन अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ओपियम डेरिवेटिव्स हैं ये प्रिपरेशंस कंटेनिंग मोर देन 0.2% मॉर्फिन आर अवेलेबल द कंटेनिंग ऑफ द डाईएसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, द पॉपी स्ट्रो मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ द ओपियम पॉपी कमर्शियल क्वांटिटी ये जो है। और क्या होता है हमारा ओपियम पॉपी स्ट्रो है, इट्स मीन्स द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द सीड। पॉपी स्ट्रो को सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारे पॉपी प्लांट के। ठीक है, और इसका 2 क्वांटिटी हमारे जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है इसमें मेनली 2 अमाउंट्स आर अवेलेबल। One is the commercial quantity, another one is the small quantity। कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब होता है कि इन रिलेशंस टू द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो हमारा जो ग्रेटर देन
हमारा स्पेसिफाइड कोई भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी से अगर ज़्यादा होता है तो दैट्स क्वांटिटी आर कॉल्ड एज द कमर्शियल क्वांटिटी। लेकिन हमारा जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है उससे कम होता है तो दैट्स क्वांटिटी आर कॉल्ड एज द स्मॉलर क्वांटिटी। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट क्या है। तो इट्स मीन्स एनी सब्सटेंसेस ऑफ और सिंथेटिक और एनी सेल ऑफ प्रिपरेशंस of such substances or material which is include the list of the psychotropic substances specified in schedule। तो इसमें क्या होता है, हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में सारे नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड्स आते हैं जो कि हमारे स्पेसिफाइड कोई शेड्यूल में अवेलेबल हैं, जिसे हम आयुर्वेदिक फॉर्म में भी बोल सकते हैं या फिर हमारा नेचुरली कोई चीज़ से बने जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ है नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ड्रग्स के। ये 3 टाइप्स में है। वन इज द लाइजेरिक एसिड डेरिवेटिव है, दूसरा है बेंजोडाइजेपिन, तीसरा है डायजेपाम ड्रग्स। तो लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग्स के एग्जांपल है अल्प्राजोलान, एम्फेटामिन, एमोबार्बिटल, ग्लूटाथिमाइड्स एक्सेट्रा। और हमारे बेंजोडाइजेपाम ड्रग्स के एग्जांपल से एस्ट्राजोलाम, म्यूकालिन, मिडाजोलाम, माजिंडोल एक्सेट्रा। डाइजेपाम्स मीन्स केटामिन, सिलोसाइबिन, पेंटाजोसिन एंड फेनोबार्बिटल। तो ये सभी ड्रग्स हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ड्रग्स हैं। उसके बाद हमारी जो भी हम लोग आज क्या डिस्कस किए कि हमारे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट कब पास किए जाते हैं, इस एक्ट को मनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट को मनाने के पीछे मेन पर्पज क्या है, और इस एक्ट के जितने भी हमारे डेफिनेशन थे, इम्पोर्टेंट टर्म थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके ऑथराइज्ड ऑफिसर्स कौन कौन है, इनकी फंक्शंस क्या है और इसके ऑफेंस और पेनल्टी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे अच्छा लगे, इंस्पिरेशंस मिले और मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।